नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए ज्योग्राफी के 3 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से पेपर में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने इन तीनों चैप्टर को समझ लिया, पेपर में आपके 15 नंबर इस अकेली वीडियो से पक्के हो जाएंगे। तीनों चैप्टर को एक साथ यहां पर खत्म कराने वाला हूं। पहला चैप्टर सौर मंडल में पृथ्वी, दूसरा ग्लोब अक्षांश और देशांतर, तीसरा पृथ्वी की गतियां। ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर हैं क्योंकि यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से इनकी कंप्लीट थ्योरी और पूछे गए सभी वर्ष के क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। किसी भी पेपर को क्रैक करने के लिए दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। पहली चीज़ होती है कंप्लीट करना थ्योरी, दूसरी होती है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू से आपको पता चलता है पेपर में क्वेश्चन किस लेवल का पूछा जाता है, कितनी गहराई का होता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है, वो आपको पीवाईक्यू से पता चलता है। थ्योरी से आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। दोनों काम एक साथ कराऊंगा, थ्योरी भी कंप्लीट कराऊंगा, पीवाईक्यू भी कंप्लीट कराऊंगा। थ्योरी जो कि हमारे नोट्स से ही आपको कंप्लीट कराई जाएगी, पीवाईक्यू भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। इस प्रकार से थ्योरी और पीवाईक्यू आपकी कंप्लीट होती हुई चलेगी। इसके अतिरिक्त आपको कोई भी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। तो कंप्लीट वीडियो को आप लोग लगातार देख लेना, 1.5 से 2 घंटे तक चलने वाली है। सारा कंसेप्ट, सारे पीवाईक्यू आपके एक ही वीडियो में क्लियर कर दिए जाएंगे। आइए इस वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है पूर्णिमा। पूर्णिमा किसे बोलते हैं? पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहते हैं। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। अमावस्या, पूर्णिमा के 15 दिन बाद आप इस नए चंद्रमा की रात्रि को देख सकते हैं, जिसे अमावस्या कहेंगे। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये वाला। हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन छोटी चमकीली वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। दिन के टाइम में क्यों नहीं देख पाते हैं? इसका कारण है सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन के समय में नहीं देख पाते हैं। आखिर जब सूरज दिन में उगता है ना, उगने के साथ हम लोगों को चंद्रमा हो गया और छोटी छोटी चमकीली वस्तुएं हैं, वो दिन में क्यों नहीं दिखाई देती हैं? क्योंकि सूर्य का प्रकाश बहुत तेज होता है, इसलिए नहीं दिखाई देती हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और पेपर में क्वेश्चन बना है खगोलीय पिंड से। खगोलीय पिंड किसको बोलेंगे? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। सिंपल सी भाषा है कि खगोलीय पिंड उनको बोलेंगे जो आसमान में रात में चमकती हैं। सूरज है, चंद्रमा है, अन्य आपके खगोलीय पिंड है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, है ना। गर्म भी होते हैं, बड़े आकार के भी होते हैं, छोटे आकार के भी होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे तारा बोलते हैं। तारा इंपॉर्टेंट है, जिसे स्टार बोलते हैं। देखो, जो तारे होते हैं ना, तारे के पास खुद का प्रकाश होता है, इनके पास खुद की ऊष्मा होती है। जैसे सूर्य भी एक तारा है, इंपॉर्टेंट। कई मित्रों को नहीं पता होगा कि सूरज क्या है। जो आपका सन है ना, सूरज, ये क्या है? एक तारा है, एक स्टार है। इसके पास खुद की ऊष्मा है, खुद का प्रकाश है। नेक्स्ट बात करते हैं नक्षत्र मंडल की। तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग वियर इसी तरह का नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि 7 तारों का समूह जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही भाग है आपका सप्तऋषि। अब बात करते हैं ध्रुव तारे की। ध्रुव तारा इंपॉर्टेंट। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। अब यहां पर बात करेंगे प्लेनेट। सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रह। ग्रह को समझ लो, क्योंकि यहां से पेपर में कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे देता है। एक बात यहां पर क्लियर करना चाहूंगा, तारा मैं लिख देता हूं, है ना। कलर चेंज करूं, थोड़ा सा इसको बढ़ाऊं, ठीक है ना। अब ठीक है। जैसे मैं तारा लिखूं, जो तारा होता ना, इसके पास खुद का प्रकाश होता है, ठीक है ना, खुद की इसके पास ऊष्मा होती है। ये 2 बातें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तारा की बात करी। अगर मैं ग्रह की बात करूं, किसकी? ग्रह की बात करूं, ग्रह जो होते ना, ग्रह के पास ना तो प्रकाश होता है, ना तो ऊष्मा होती है। ग्रहों के पास खुद का कोई प्रकाश ऊष्मा होती ही नहीं है, बल्कि तारों के पास होती है। और ग्रह तारों की सहायता से ही चमकते हैं। इस बात को स्पष्ट करे देता हूं ताकि पेपर में क्वेश्चन बहुत पूछे गए, अभी आपको कराऊंगा। यहाँ पर बात को समझ लो। सबसे पहले
कुछ खगोलीय पिंडों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, वे तारों की सहायता से चमकते हैं, उन्हें ग्रह कहते हैं। तारों की सहायता से चमकते हैं, इनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, उन्हें ग्रह बोलते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से बना है, जिसका अर्थ परिभ्रमक यानी चारों ओर घूमने वाला होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी क्या है? पृथ्वी ग्रह है जिस पर हम रहते हैं। यह सूर्य के प्रकाश के द्वारा प्रकाशित होती है। पृथ्वी अपना संपूर्ण प्रकाश व ऊष्मा सूर्य के प्रकाश से प्राप्त करती है। ठीक, बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें ग्रह बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं। ठीक है ना, जो तारों की रोशनी से चमकते हैं, खुद का प्रकाश नहीं होता है, उन्हें ग्रह बोलते हैं। दिसंबर 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, यहां पर देख लो। ठीक है ना, ग्रह के बारे में है। ग्रह, तो हमने ग्रह के बारे में क्या बताया? वे तारों के द्वारा प्रकाशित होते हैं। बात यही आपकी सही हो जाएगी। वे केवल चट्टान के नहीं, ये तरल पदार्थों गैसों से भी बने होते हैं। सभी ग्रह के अपने चांद होते हैं और नहीं भी होते, यानी कि कुछ के पास उपग्रह होते, कुछ के पास नहीं होते। यहाँ पर लिखा सभी के पास, इसलिए ये गलत है। केवल ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका, है ना, लेटेस्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है ना, इतना हमने आपको समझाया, वो इंपॉर्टेंट है। अभी ग्रह से जुड़ी हुई और भी जानकारी है, कितने ग्रह हैं, उनका क्रम क्या है, कौन आंतरिक है कौन बाहरी है, इनको भी अभी आपको समझाऊंगा। कुछ बातों को आपको पहले समझ लेना पड़ेगा। सौर मंडल में आखिर शामिल क्या क्या है? सूर्य शामिल है इसमें। ठीक है ना, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। हम उसे सौर परिवार कहते हैं। सौर मंडल का मुखिया सूर्य है। यहां से पेपर में क्वेश्चन 1 आ चुका है इस वाली लाइन से, अभी जस्ट क्वेश्चन कराऊंगा। नेक्स्ट देखो, सूर्य को समझ लो। स्टार, सूर्य क्या है? सूर्य एक आपका तारा है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, बहुत बड़ा है, अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। हाइड्रोजन, हीलियम जैसी गैसों से सूरज का निर्माण होता है। इसका खिंचाव बल सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश व ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, 15 करोड़ किलोमीटर है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, शायद पेपर में पूछ ले। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट का टाइम लगभग में लगता है। ठीक है ना, ये बात मैंने आपको बताई। ग्रहों को मैंने बता दिया, ग्रहों के पास खुद का प्रकाश नहीं होता, ये तारों की सहायता से चमकते हैं। सौर मंडल में 8 ग्रह एक निश्चित पथ में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अब यहां से पेपर में क्वेश्चन बनता है ना, सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों का क्रम। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है और 88 दिन में ये आपका पूरा चक्कर लगा लेता है। लेटेस्ट पेपर अभी आपका फरवरी 2026 में हुआ था। क्वेश्चन आया था, हमारे सौर मंडल में वह खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश है, उनको क्या बोलेंगे? तारा बोलेंगे। ग्रहों के पास कोई प्रकाश ऊष्मा खुद की होती ही नहीं है ना, अपनी खुद की हो तो उनको तारा बोलते हैं। जैसे सूरज क्या है? एक तारा है। जितने भी मित्रों ने यहां तक इस वीडियो को देख लिया है, मैं उन सभी मित्रों से कहूंगा, जो मित्र पहली बार इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं, ये जो मैं यहां पर जानकारी बता रहा हूं, ये मैंने खुद नोट्स आप सभी लोगों के लिए ही बना है ना, आप सभी लोगों के लिए ही बना है। ये स्पेशल एसएसटी के नोट्स हैं, पेपर 2 एसएसटी के नोट्स हैं। एक बार आप लोग पढ़ लोगे तो 50+ नंबर आपके एग्जाम में आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। क्योंकि आप सभी को पता है एसएसटी जो आपका रहेगा वो पेपर में 60 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। एसएसटी में क्या क्या पूछा जाएगा? हिस्ट्री, जियोग्राफी और आपसे पॉलिटी पूछा जाएगा। इसके अतिरिक्त पेडागोजी के 20 क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर के 60 नंबर का पेपर आपका रहेगा। तो 60 नंबर का पूरा नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और पेडागोजी का। देखो नोट्स तो आपको मिल ही जाएगा, नोट्स में पॉइंटों को हाईलाइट किया गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्लस पूछे गए पीवाईक्यू, देखो नोट्स कंप्लीट प्लस पीवाईक्यू दोनों चीजें एक साथ आपको दे दूंगा।
ताकि अलग से कोई भी किताब आपको ना पढ़ना पड़े और बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ तक कि मॉक टेस्ट, कोई भी किताब, कुछ भी करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। मैंने यहाँ पर कंप्लीट NCERT 6 to 8 किताबों का निचोड़ शामिल किया है, पूरा नोट्स शामिल किया है। इस नोट्स से बाहर तीन वर्षों से मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है और ये नोट्स बिल्कुल पूरी तरह से अपडेट कर दिए गए हैं। लेटेस्ट पेपर के ये देखो, फरवरी में अभी आपका पहले महीने में पेपर हुआ था, वहां का एक क्वेश्चन, फिर फरवरी का एक क्वेश्चन। ये चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में एक ही चैप्टर से पूछा जाता है। लेटेस्ट है। लेना कैसे है? एक नंबर स्क्रीन पर होगा 9696400597। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन नोट्स को प्राप्त किया जा सकता है। नोट्स का प्राइस अभी ऑफर में 299 है, 299 है ना। अभी ऑफर में 299 है, बढ़ जाएगा प्राइस, तो बढ़ने से पहले आप तत्काल मैसेज या कॉल हमें कर लें, तुरंत आप लोग नोट्स लेकर के तैयारी कर लें। मैं गारंटी के साथ कहता हूं एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि आप आंखों से अपनी देख पा रहे हैं कंटेंट किस लेवल का यहां पर दिया गया है। अब मैं आगे के पॉइंटों की बात यहां पर करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं ग्रह 2 प्रकार के हैं, एक आपका आंतरिक ग्रह, दूसरा बाह्य ग्रह। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये आंतरिक है, इनको पार्थिव ग्रह भी बोला जाता है। सूर्य से बहुत नजदीक आंतरिक ग्रह होते हैं। आंतरिक ग्रह चट्टान के बने होते हैं, इसीलिए इनको चट्टानी ग्रह बोलते हैं। बाहरी ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आपके हैं, ये बड़े हैं आकार में, सूर्य से दूर होते हैं, आकार में बड़े हैं, ये गैसों से बने हैं, तरल पदार्थों से बने हैं, इसीलिए बाह्य ग्रह को गैसीय ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अब लो क्वेश्चन, अब यहां पर है गैसीय ग्रह किन्हें बोलेंगे? बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून को बोलेंगे, इनका आकार भी बड़ा होता है। अगला देखो, एक पॉइंट है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। छल्ले किसके ओर? बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, ठीक है ना। यहां से क्वेश्चन आया है छल्ले वाला कराता हूं। ग्रहों के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, इनके चारों ओर आपके छल्ले पाए जाते हैं, नेपच्यून में नहीं पाए जाते हैं। एक और क्वेश्चन पेपर में आया है, किस समूह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं? शनि, बृहस्पति, यूरेनस, 2015 में आया था, ठीक है ना। ये मैंने आपको यहां पर बता दिया। और एक पॉइंट है यहां पर ग्रहों को लेकर के, कक्षा किसे कहते हैं, ऑर्बिट किसे बोलते हैं? सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर दीर्घवृत्ताकार पथ में लगाते हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। दीर्घवृत्ताकार पथ होता है इनका। बुध की बात कर लेता हूं। बुध सूर्य से सबसे नजदीक है, सूर्य का चक्कर 88 दिन में लगाता है। शुक्र को जान लो, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, भोर का तारा, सांझ का तारा, चमकीला ग्रह के नाम से इसको क्यों जानते हैं? क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है, इसलिए बोलते हैं। प्लूटो कौन था? प्लूटो एक बौना ग्रह था। अभी तक प्लूटो को भी ग्रह माना जाता था। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में 2006 में यह निर्णय लिया कि सिरस तथा प्लूटो कैसे ग्रह हैं? बौने ग्रह हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन बुध से आया पेपर में। बुध अपनी कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में 88 दिन का टाइम लगाता है, क्योंकि सूर्य के सबसे समीप आपका बुध ही है। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर निश्चित दीर्घवृत्ताकार पथ पर चलते हैं, इसे कक्षा कहते हैं। तो दोनों बातें यहां पर करेक्ट आपकी हो जाएंगी, सही व्याख्या भी करते हैं। अगला क्वेश्चन, चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस में पाए जाते हैं, बताया हूं आपको। अगला देखो, यहां पर क्वेश्चन ये रहा आपका, ठीक है ना। पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में समझ लो। पृथ्वी, बहुत क्वेश्चन बनते हैं पेपर में पृथ्वी से। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरे नंबर का ग्रह है। पहले नंबर पर बुध, दूसरे पर बुध, शुक्र, पृथ्वी, तीसरे पर पृथ्वी आती है, याद रखना, सूर्य से दूरी के हिसाब से। और आकार में कौन से नंबर पे है? 5वें नंबर पे है। आकार में 5वें नंबर पे है, सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरे नंबर पे। दो बातें इंपॉर्टेंट, दोनों लाइनों से क्वेश्चन पेपर में बना है। नेक्स्ट, ये ध्रुवों के पास चपटी बीच में उभरी होने के कारण इसके आकार को भू-आब कहा जाता है। भू-आब का अर्थ पृथ्वी के समान आकार होता है। जीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है ना तो अधिक ठंडी है। अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि 2/3 पानी से ढकी है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी बोलते हैं। तो पृथ्वी को हमने समझाया। अब पृथ्वी से जुड़े जितने भी क्वेश्चन पेपर में आए होंगे उनको कराता हूं। 2015 का है, पृथ्वी को भू-आब के रूप में क्यों वर्णित करते हैं?
क्योंकि ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है और बीच में उभरी है, इसलिए करते हैं। अगला देखो मेरे मित्र, फरवरी 2026 का यही क्वेश्चन है। अब तक हमने आपको 3 क्वेश्चन दिखाए, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन आया है, एक ही चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन तक पूछ लेता है एग्जामिनर, कोई उसका भरोसा नहीं एक चैप्टर से कितने पूछे। तो समझो पृथ्वी के संबंध में है क्वेश्चन। अभी हम पृथ्वी के बारे में आपको बताए, नहीं वाला बताना अर्थात गलत वाला। आकार में 5वां हमने बताया करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमना घूर्णन कहलाता है। नहीं, घूर्णन नहीं कहलाता है, ये परिक्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी की 2 गतियां होती हैं, एक घूर्णन होती है अपने अक्ष पर, पृथ्वी का घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। तो सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण होता है, ना कि घूर्णन। पृथ्वी के आकार को भू आब कहा जाता है, करेक्ट, क्योंकि ध्रुवों के पास चपटी बीच में उभरी। सूर्य से दूरी के हिसाब से यह तीसरे नंबर का, ये हमने आपको बताया, ठीक है ना। तो दूसरा आपका गलत है, सही नहीं वाला कौन सा हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। यहां पर हमने लिखा है 2 गलत है, क्योंकि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। ये पेपर लेटेस्ट पेपर का क्वेश्चन है, याद रखना। न्यू अपडेटेड नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज करो, फटाक से ले लो। अगला देखो पृथ्वी से ही है, एक ग्रह की विशेषताएं दी गई हैं, है ना। सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरे नंबर का है, आकार में 5वें नंबर का है, ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। तो कौन चपटी है? पृथ्वी हो जाएगी, पृथ्वी की बातें हैं। अगला, पृथ्वी मध्य में थोड़ी चपटी, ध्रुवों पर उभरी। ध्रुवों पर उभरी नहीं है, ध्रुवों पर तो चपटी है, ध्रुवों पर चपटी, मध्य में उभरी। बी विकल्प राइट, यानी कि ए गलत, बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब हम बात करेंगे चंद्रमा, मून की बात करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है, वो है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। ये हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है चंद्रमा। नील आर्मस्ट्रांग 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर इसने कदम रखा था। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन मैंने यहां पर क्यों लिखा है? क्योंकि एग्जामिनर की खोपड़ी में यहां से बनाने के सवाल बहुत ज्यादा आ गए थे और उसने बहुत सारे बना डाले, कथन, कारण, स्टेटमेंट, गलत सही, बहुत सारे बनाए। अभी मैं आपको बताऊंगा। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसीलिए पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। यहां पर बात मैंने आपको समझाई कि जो चंद्रमा है ना, पृथ्वी का 27 दिन में पूरा चक्कर करता है और इतना ही टाइम में अपने अक्ष का भी चक्कर पूरा करता है। इसलिए हम लोगों को चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट को और समझ लेते हैं। चंद्रमा की सतह पर जीवन अनुकूल नहीं है मेरे मित्र, चंद्रमा पर जीवन है ही नहीं, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि इसकी सतह पर पर्वत है, मैदान है, बड़े बड़े गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन इन छायाओं को देखा जा सकता है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, कथन वाला है चंद्रमा के बारे में, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। बिल्कुल दिखाई पड़ता है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने तथा पृथ्वी के चारों चक्कर लगाने में एक जैसा टाइम लगता है, वो भी 27 दिनों का टाइम लगता है। इसीलिए दोनों सही हैं, सही व्याख्या करेंगे। अगला देखो, यहां पर कहता है चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा पर जीवन अनुकूल परिस्थितियां नहीं है। बिल्कुल सही बात है। चंद्रमा की सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं। यहां पर लिखा गड्ढे नहीं है, तो आपका गलत हो गया। चंद्रमा की सतह पर पर्वत छाया बनाते हैं और पूर्णिमा के दिन इन छायाओं को देखा जा सकता है। ए और सी करेक्ट हो जाएगा। देखो, ये पेपर NSCERT से बनता है, इसमें कोई AI का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसीलिए आपको NSCERT कंटेंट को ही SST में फॉलो करना है। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहूं, NCERT किताब आपको उठाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग मेरे साथ बने रहे पेपर के अंतिम दौर तक, इतना आपको टैलेंटेड कर दूंगा SST में, सीटेट की SST में, है ना। पूरा NCERT कवर आपका हो जाएगा नोट्स के माध्यम से ही, और ये मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये हूबहू लाइन टू लाइन उठा लेता है एग्जामिनर, ठीक है ना। आप लोग देख लेना। अगला देखो, यहाँ पर क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे थे, बहुत सारे बनाए उसने। एक तो हमने आपको ये वाला क्वेश्चन बताया यहाँ पर, ठीक है ना, उसी प्रकार का था। दूसरे टाइप का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से 2013 में आया था। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता। क्यों? क्योंकि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में, अपने अक्ष पर घूमने में एक ही टाइम लगता है। कितने दिन का? 27 दिन का टाइम लगता है। ओके, नेक्स्ट देखो। अब देखो 2026 के लेटेस्ट अभी पेपर हुआ था आपका, तो उसमें पूछा
चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करता है? 27 दिन में पूरा करता है। तो ये क्वेश्चन देखो, हम उतनी देर से आपको यही बातें समझा रहे हैं ना, तो यही पूछ लेता है। लेटेस्ट क्वेश्चन ये था कि अपनी ऊष्मा प्रकाश किसके पास होता है? तो तारों के पास होता है, स्टार के पास होता है। ग्रह उपग्रह में अंतर क्या है? ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, ग्रह उपग्रह ये ग्रहों के चारों चक्कर लगाते हैं, वो उपग्रह है। मानव निर्मित उपग्रह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया जाता है, ब्रह्मांड के बारे में जानकारी एवं पृथ्वी का संचार माध्यम के लिए प्रयोग किया जाता है। भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एडुसेट हो जाएंगे। एडुसेट क्या है? तो भाई एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्षुद्र ग्रह की। किसकी बात करेंगे? क्षुद्र ग्रह की बात करेंगे। तारों, बड़ा कर लेता हूं इसको, तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अलावा असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इन पिंड को क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के ही भाग होते हैं, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। क्षुद्र ग्रह किसकी कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। अगला देखो क्षुद्र ग्रह के बारे में क्वेश्चन। क्षुद्र ग्रह के बारे में, ये सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं, करेक्ट हो जाएगा। कभी कभार पृथ्वी के नजदीक आ जाते हैं और इस पर गिर जाते हैं। क्षुद्र ग्रह नहीं गिरते, बल्कि उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरते, इसलिए दूसरा वाला कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। बी कथन, ठीक है ना, ये गलत है आपका। ये मंगल बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते, करेक्ट हो जाएगा। ए और सी करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है ना, ए और सी। अब यहाँ पर आगे बात करेंगे उल्का पिंड की। यहाँ पर उल्का पिंड को समझाते हैं। सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। और यहाँ पर लाइन को समझना, कभी कभी उल्का पिंड पृथ्वी के बहुत नजदीक आ जाते हैं और वायु के संपर्क में जल जाते हैं, जिस कारण चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। एग्जामिनर को अगर आपको समझना है तो कंसेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए। जैसे एक ये क्वेश्चन है, उसने क्षुद्र ग्रह के बारे में पूछा और एक उसने कथन ये यहाँ पर डाल दिया उल्का पिंड का। कभी कभार बहुत नजदीक आ जाते हैं, कभी कभार नजदीक आ जाते हैं, गिर जाते हैं, ये उसने उल्का पिंड का डाल दिया, ठीक है ना। ऐसे भी कर सकता है और ऐसा ही होता है पेपर में। तो यहाँ पर भी लिखा है कभी कभार गिर जाता है, आ जाता है, ठीक है ना, तो वो उल्का पिंड है। वायु के संपर्क में जलने पर चमकदार प्रकाश उत्पन्न करता है। कभी कभी उल्का पिंड पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिर जाने के कारण धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। जैसे लोनार झील का नाम आपने सुना होगा, महाराष्ट्र के बुलढाणा जिला में है लोनार झील। क्रेटर झील बोल सकते हैं, उल्का पिंड से ही उसका निर्माण हुआ है। मध्य मंडल में उल्का पिंड आने पर जल जाता है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं आकाशगंगा की। एक ओर से दूसरी ओर आकाश में फैली चौड़ी सफेद पट्टी जो लाखों तारों का समूह है, वो आकाशगंगा मिल्की वे कहलाता है। हमारा सौर मंडल आकाशगंगा का एक भाग है। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है। इस लाइन से पेपर में क्वेश्चन बना कि जो हमारा सौर मंडल आकाशगंगा का एक भाग है, आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों का एक प्रणाली है। ठीक, लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन, ब्रह्मांड लाखों आकाशगंगाओं से मिलकर बना है, इस लाइन से उठाया गया ये लाइन। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों की एक प्रणाली है, तो इस लाइन से यहाँ से उठाया गया। तो दोनों बातें आपकी कैसी हो जाएंगी? सही हो जाएंगी। और यहीं पर आपका चैप्टर होता है खत्म। सोलर सिस्टम पूरा मैंने खत्म कर दिया। ग्लोब के बारे में, आखिर ग्लोब क्या होता है? ग्लोब का चित्र आपके सामने रहा, आप लोग इसको देख सकते हो, इसी को बोलते हैं ग्लोब, जो कि आपने अक्सर देखा होगा। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। ग्लोब जो होते हैं उनके आकार कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई पॉकेट में भी ग्लोब आप रख सकते हैं, कोई विशाल सा बड़ा भी हो सकता है, और इनके प्रकार भी अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, ग्लोब स्थिर नहीं है, यानी कि ये स्थिर नहीं है। ग्लोब एक चलाऊ है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह परिवर्तनशील हैं, या इन्हें घुमाया भी जा सकता है। ठीक है ना। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में होती है, जिसे अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्ष बोलते हैं, है ना, झुकी हुई। जैसे ग्लोब मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ, यहाँ पर ये झुकी हुई है, इसी को हम लोग अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्ष के नाम से जानते हैं। तो ग्लोब के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं। उसके बाद मैं बात कर लूँ विषुवत या भूमध्य रेखा के बारे में। बड़ा ही इम्पोर्टेंट यह पॉइंट है। विषुवत क्या होता है या भूमध्य रेखा, दोनों एक ही बातें होती हैं। यह एक काल्पनिक रेखा है। जितनी भी ग्लोब पर रेखाएं हैं वो सारी की सारी काल्पनिक रेखाएं ही हैं, है ना। विषुवत क्या है या भूमध्य क्या है? तो यह एक काल्पनिक रेखा है
जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। कैसे बांटती है? जैसे ये रहा ग्लोब आपका, है ना, काल्पनिक रेखा बीच वाली ये, ठीक है ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड करती है ग्लोब को। ऊपर वाला पार्ट उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला पार्ट दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। सिंपल सी बात, आप लोग समझ गए। उसके बाद पृथ्वी के आधे भाग को, उत्तर में जो भाग है उसको उत्तरी गोलार्ध, और जो दक्षिण में भाग है उसको दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। सिंपल। और इनसे क्वेश्चन भी अब तक पूछे गए हैं, वो अभी मैं आपको कराऊंगा। पहले ये थ्योरी आपको यहाँ पर कंप्लीट करा दूं। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ विषुवत वृत्त से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें जिनसे क्वेश्चन पेपर में बनता है। विषुवत वृत्त, वही विषुवत वृत्त, ये बीच वाली रेखा, जीरो इसका मान होता है, जीरो अक्षांश, जीरो इक्वेटर पर स्थित रेखा। विषुवत वृत्त पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। तो विषुवत वृत्त का काम क्या है? यह पृथ्वी पर जितने भी स्थान हैं उनकी स्थिति बताने में सक्षम है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा कहा जाता है। अक्षांश रेखा कहा जाता है, ठीक है ना। विषुवत वृत्त ये वाली रेखा, ऐसी जितनी रेखाएं होती हैं ग्लोब पर इस प्रकार की, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। देशांतर किसको बोलते हैं? जो इस प्रकार की रेखाएं होती हैं इनको क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं। खड़ी हुई रेखाओं को देशांतर बोलते हैं और लेटी हुई रेखाओं को अक्षांश के नाम से जानते हैं। सिंपल सी बात। उसके बाद अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? अंश में मापा जाता है। उसके बाद विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा शून्य अक्षांश यानी कि जीरो अक्षांश को दर्शाती है। वही रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इस रेखा का मान कितना है? जीरो अक्षांश इसका मान है। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं तो अक्षांशों का आकार घटता जाता है। यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछी गई। अभी मैं आपको नीचे बताऊंगा कैसे ये घटती जाती है, जैसे मैं ग्लोब के माध्यम से आपको बताऊंगा, ठीक है ना। लाइन इंपॉर्टेंट है। हम लोग विषुवत वृत्त क्या है? बीच वाली रेखा। इस रेखा से जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे, नीचे की तरफ आएंगे या ऊपर की तरफ जाएंगे, तो ये रेखा की लंबाई क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। जैसे हम लोग यहाँ पर ध्रुव पर आएंगे तो रेखा बिल्कुल छोटी हो जाएगी, है ना, तो घटता जाता है। ये सही है पॉइंट यहाँ पर। अब मैं क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं, देशांतर रेखाओं का आकार है। देखो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। मैंने आपको क्या बताया? आप सबसे पहले ग्लोब बना लो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। मैंने बना लिया, ठीक। उसके बाद यहाँ पर लिखा है जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध, पूरब का क्षेत्र ये है पूरब, ये रहा पूर्वी क्षेत्र और ये वाला रहा पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है ना। तो पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध में जाना है। ये इधर से हमको इधर वाली साइड से इधर की ओर जाना है ना। पूरब से पश्चिम की ओर जाना है। तो देशांतर रेखाओं का आकार क्या होगा? समान रहेगा। क्या रहेगा? समान रहेगा आकार, ठीक। देशांतर रेखाओं का आकार इस प्रकार से समान रहता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद मैं बात कर लूँ अगले क्वेश्चन की। ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को कहते हैं, 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो विषुवत रेखा बोलते हैं। मैंने अभी आपको बताया। अगर इतना कंसेप्ट बताने के बाद भी आप लोग गलती करो तो आप ही इसको समझ सकते हैं। जितने भी लोगों को लगता है कि ये नोट्स मेरे पास होने चाहिए, देर किस बात की? स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन नोट्स को अभी आप लोग प्राप्त कर लो। और नोट्स पर मैंने ऑफर भी कर दिया है, आप सभी को पता होगा, है ना। 399 वाले नोट्स मात्र 299 में आप सभी को मिलने वाला है। तो कॉल करके मैसेज करके आप लोग इन नोट्स को अभी प्राप्त कर लें। ग्लोब के बारे में क्वेश्चन है। ग्लोब के बारे में मैंने अभी आपको बताया। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं, बिल्कुल खींचे गए हैं। ये अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है, बिल्कुल झुकी हुई अवस्था में है। यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, सही बात है। यह अंडाकार आकृति में है, नहीं, अंडाकार आकृति में नहीं है। इसकी आकृति कैसी है? भू आब आकृति है। कैसी? भू आब आकृति है ना। ध्रुवों पर चपटी है और बीच में उभरी हुई है। तो यहाँ पर डी तो गलत हो ही गया ना आपका, ए बी सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक, ए बी सी। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, अगर हम विषुवत रेखा से दूर जाते हैं तो अभी मैंने आपको समझाया था ना इस प्रकार से, ये रही बीच वाली रेखा विषुवत, हमें इससे दूर जाना है तो यहाँ से दूर आए और चले गए, दूर चलते गए, तो ये रेखा जो है ये वाली घटती जाएगी,
है ना, क्या होगी, अक्षांश जो होगा, अक्षांश समांतर रेखाओं का आकार कम होता जाएगा, वही मैंने ऊपर आपको बताया था, है ना। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद इस चित्र को आप लोग समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट में मैं आपको समझा देता हूँ, कई लोग कंफ्यूज रहते हैं चित्र को लेकर के। तो विषुवत वृत्त तो मैंने क्लियर कर दिया, इस वाली रेखा को बोलते हैं जीरो अक्षांश विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, पहली बात क्लियर यहाँ पर हो चुकी है। दूसरी बात, उसके ऊपर एक रेखा होती है कर्क रेखा, कर्क रेखा होती है, क्या होती है, कर्क रेखा। कर्क रेखा का मान होता है 23.5 डिग्री उत्तरी, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में है। जो विषुवत रेखा होती है, ये विषुवत रेखा का जो ऊपर वाला आधा भाग होता है, इसको उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। तो पहली बात आपने जान ली, विषुवत रेखा जीरो वाली, उसके ऊपर होती है कर्क रेखा जिसका मान 23.5 होता है, कर्क रेखा का मान 23.5 होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार विषुवत रेखा के ठीक नीचे 23.5 डिग्री दक्षिण में है, क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में है, इसको बोलते हैं मकर रेखा, ठीक है ना। कर्क और मकर के बीच वाला क्षेत्र उष्ण कटिबंध कहलाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंध कहलाता है। यहाँ पर सर्वाधिक गर्मी होती है, क्योंकि सूर्य सिर के ठीक ऊपर होता है, वो मैं आपको आगे यहाँ पर बताऊंगा। उसके बाद आपकी होता है उत्तर ध्रुव व्रत, और नीचे उसी प्रकार होता है दक्षिण ध्रुव व्रत, और सब फिर लास्ट में आपका ध्रुव, उत्तर ध्रुव और नीचे दक्षिण ध्रुव। यहाँ पर उत्तर ध्रुव व्रत का मान होता है 66.5, है ना। इतना आपका क्लियर हो चुका है, ठीक, कंप्लीट। और एक बात और बता दूं, कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वाला जो बीच वाला ये वाला क्षेत्र है, इसको बोलते हैं उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ पर ना ही गर्मी होती है ना ही सर्दी होती है, यानी कि समान मौसम रहता है, दोनों बराबर रहता है, शीत प्लस उष्ण। उसी प्रकार दक्षिण में भी मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव व्रत के बीच में दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है। अभी मैं आगे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अब लो क्वेश्चन आ गया है, विषुवत व्रत के 66.5 उत्तर में क्या है, 66.5 उत्तर में क्या है। कर्क रेखा का मान होता है 23.5 डिग्री, ये तो हो नहीं सकता। मकर रेखा का मान भी इतना होता है, लेकिन ये उत्तर और दक्षिण में स्थित होते हैं। उत्तर ध्रुव, उत्तर की बात करेगी ना, तो उत्तर ध्रुव व्रत का मान कितना होता है, 66.5 होता है, ये उत्तर में है। दक्षिण ध्रुव व्रत का मान भी 66.5 होता है, परंतु यह दक्षिण में हो जाएगा। उत्तर आपका यहाँ पर थर्ड वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से आप लोग अब समझेंगे उष्ण कटिबंध, ट्रॉपिकल जोन। चित्र तो आपने देख ही लिया होगा, है ना। उष्ण कटिबंध किसको बोलेंगे, उष्ण कटिबंध बोलेंगे कर्क और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र को। कर्क प्लस मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र रहेगा उसको उष्ण कटिबंध के नाम से जानेंगे। उष्ण का मतलब होता है गर्मी, ठीक, समझो। उष्ण कटिबंध कर्क रेखा, कर्क रेखा का मान कितना है, 23.5 डिग्री उत्तर में, और मकर रेखा का मान भी उतना ही है, 23.5 डिग्री, परंतु दक्षिण में है, दक्षिणी गोलार्ध में है, के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। यह क्षेत्र सूर्य से अधिकतम गर्मी प्राप्त करता है, क्योंकि मध्याह्न का मतलब दोपहर, सूर्य सभी अक्षांशों पर वर्ष में कम से कम एक बार ठीक ऊपर होता है, इसलिए भयंकर गर्मी होती है। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, अभी आपको कराऊंगा तब आप लोग समझ पाएंगे। पहली बात यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए उष्ण कटिबंध के बारे में, ठीक है ना। कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध, गर्मी भयंकर पड़ती है क्योंकि सूर्य किस वर्ष में एक बार ठीक ऊपर होता है, ठीक। उसके बाद शीतोष्ण, शीतोष्ण, शीत भी हो और उष्ण भी हो, यानी कि गर्म ठंडा दोनों हो, उसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध दोनों में होती है, दोनों गोलार्ध में होती है, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच का जो क्षेत्र होता है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच का क्षेत्र होता है उत्तरी गोलार्ध में। वहीं दक्षिण वृत्त में क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच का भाग, है ना, दोनों एक ही हैं, ठीक है ना। तो उस वहां पर क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंध होता है। इस क्षेत्र में उष्ण क्षेत्र की तुलना में कम धूप प्राप्त होती है, यहाँ पर धूप जो होती है वो कम प्राप्त होती है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें होती है वो यहाँ पर तिरछी पड़ती हैं, सीधी ना पड़ के तिरछी पड़ती हैं। तो इसका कारण क्या है, तिरछा पड़ना। शीतोष्ण का कारण क्या है, गर्मी कम होना, क्योंकि किरणें सूर्य की तिरछी पड़ती हैं। ये भी क्लियर हो चुका है। टेम्परेट जोन, ठीक है ना, टेम्परेट जोन और ट्रॉपिकल जोन। अब बात करेंगे कोल्ड जोन। कोल्ड जोन ध्रुवों पर होते हैं, कोल्ड जोन, है ना। शीत कटिबंध, शीत कटिबंध, आर्कटिक वृत्त, चित्र में बताऊंगा। आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच,
और उसी प्रकार दक्षिण में मैं बात कर लूँ, अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच का जो क्षेत्र होता है शीत कटिबंध होता है, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य की किरणें होती हैं वे क्षितिज से अधिक ऊपर नहीं उठ पाती हैं, यानी कि ऊपर नहीं जा पाती हैं, तो वहाँ पर भयंकर ठंडी पड़ती है, नहीं उठता है, और किरणें हमेशा ही तिरछी रहती हैं, हमेशा ही तिरछी रहती हैं, इसलिए कम गर्मी यहाँ पर प्रदान करती हैं। तो तीनों मैंने आपको क्षेत्र बता दिए, तीनों जोन है ना, ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन और कोल्ड जोन, तीनों क्लियर कर दिए मैंने। अब मैं क्वेश्चन की बात करूँगा, क्वेश्चन देख लो आपके सामने, ये 3 जोन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, जो परीक्षा में कैसे कैसे घुमा घुमा के पूछे गए हैं, आप लोग ही इनको देख पाएंगे, ठीक है ना। तो तीनों जोन कंप्लीट, उसके बाद क्वेश्चन के माध्यम से समझ लो, ठीक है ना। अगर वीडियो समझ में ना आए, उसको बीच बीच में रोक रोक के आप देख लें, पीछे बैक करके भी देख सकते हैं, ठीक। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कर्क रेखा और उत्तर ध्रुवीय वृत्त, आर्कटिक वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, बिल्कुल मध्यम रहता है। चित्र बना के आपको बताऊंगा। कर्क रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं होता है, ये भी सही है, सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। व्याख्या क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि यहाँ पर बात की गई है तापमान मध्यम की। किसकी बात की गई है? तापमान मध्यम की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है ना। और यहाँ पर कर्क रेखा के बाद ये भी एक स्टेटमेंट सही है, लेकिन स्टेटमेंट तालमेल नहीं खाते हैं, एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। अगर हम लोग दोनों कथन को जोड़कर देखें तो ये सही नहीं बैठते हैं, ठीक है ना। तो फिर मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ चित्र के माध्यम से। चित्र यहाँ पर बन गया, कर्क रेखा बना लो, सबसे पहले विषुवत रेखा बना लो 0 अक्षांश, इसके ऊपर कर्क रेखा हो गई और आर्कटिक वृत्त यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? शीतोष्ण बोलते हैं भाई साहब, क्या बोलते हैं? शीतोष्ण, यानी कि यहाँ पर मध्यम तापमान रहता है। तो पहली बात क्लियर हो गई ना, बिल्कुल क्लियर हो गई, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोला था दूसरे में? कर्क रेखा के बाद, जो कर्क रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसका कारण नहीं है। इसका कारण क्या है? किरणें तिरछी पड़ती हैं। यहाँ पर कारण अगर मैं लिखना चाहूँ तो कारण आपका हो जाएगा किरणें जो हैं तिरछी पड़ती हैं, तिरछी पड़ना इनका कारण है, ना कि कभी सिर के ऊपर नहीं उठता है, ये उसका कारण नहीं है, ठीक। आप लोग समझ गए होंगे। तो इसलिए दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करेंगे, समझना पड़ेगा आपको। उसके बाद निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, ये दक्षिणी गोलार्ध की बात हो रही है। यहाँ पर बना दूं, ये है इक्वेटर 0 अक्षांश, इसके नीचे है मकर रेखा और उसके नीचे है क्या है? दक्षिण ध्रुव वृत्त। अब देखो, मकर रेखा और ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ का कैसा है? मध्यम है, और ऊपर जाएंगे तो बिल्कुल ठंड, मध्यम, यानी कि इसको शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानेंगे। तो पहला बिल्कुल सही है। फिर नीचे लिखा है मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। वहाँ पर कर्क रेखा की बात करी, यहाँ पर मकर रेखा की बात करी, ठीक है ना। नहीं होता है, सही बात है, लेकिन सही व्याख्या नहीं करेगा। दोनों क्वेश्चन सेम हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन दक्षिणी गोलार्ध से है। किससे है? दक्षिणी गोलार्ध से है। और ऊपर वाला यह क्वेश्चन उत्तरी गोलार्ध से है। अंतर दोनों में इतना है, उत्तरी गोलार्ध से है और यह वाला दक्षिणी गोलार्ध से है, और बाकी सब सेम टू सेम है। उसके बाद मैं नेक्स्ट बात कर लेता हूँ। तो पेपर में क्वेश्चन कथन और कारण वाले पूछे जाते हैं, ठीक है ना। सरल इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, सरल के पीछे मत भागना। उत्तर ध्रुव वृत्त की बात कर लो। अब उत्तर ध्रुव का चित्र बनाओ फटाक से। उत्तर ध्रुव वृत्त यहाँ पर है, इसके नीचे कर्क रेखा है, ठीक है ना, और ये वाली आपकी इक्वेटर है 0, और उत्तरी ध्रुव आपका यहाँ पर है, ये वाला के बीच का क्षेत्र बहुत ठंडा है। ये दोनों कैसा क्षेत्र है? उत्तर ध्रुव वृत्त, ये है उत्तर ध्रुव वृत्त और ये है उत्तर ध्रुव, ठीक है ना। ये क्षेत्र कैसा है? बहुत ठंडा है। ये वाले क्षेत्र जो होते हैं, ये वाले बहुत ठंडे होते हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती हैं, हमेशा ही तिरछी होती हैं और कम ऊष्मा देती हैं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर आपका 1 हो जाएगा। 1 उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद इसको देख लो, मैंने डायरेक्ट आंसर यहाँ पर लिखा है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है। वही बात मैंने इक्वेटर बना लिया, यहाँ पर मैंने कर्क बना लिया, ऊपर मैंने उत्तर ध्रुव वृत्त बना लिया और उसके ऊपर आपका ये उत्तर ध्रुव है ही। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है ना, उसको बोलते हैं
ठंडा वाला क्षेत्र यानी कि शीत कटिबंध, कोल्ड जोन। शीत कटिबंध में सूर्य की जो किरणें होती हैं तिथित से ज़्यादा ऊपर नहीं उठ पाती हैं और किरणें हमेशा ही तिरछी पड़ती हैं, कम गर्मी पैदा करती हैं। दोनों सही हैं, सही व्याख्या करते हैं एक दूसरे की, सही उत्तर हो जाएगा। तो मेरा समझाने का मकसद सफल हो जाए, मैं यही चाहूँगा। जो जितना मैंने 3 जोन के बारे में आपको बताया वो वाला। और उसके बाद सूर्य पूरब में उदय होता है, ईस्ट पूर्व में उदय होता है। तो क्यों उदय होता है? जो पृथ्वी है पश्चिम से पूरब का चक्कर लगाती है, पश्चिम से पूरब का चक्कर लगाती है। जो हमारी पृथ्वी है ना, ये कैसी घूमती है? पश्चिम से जाती है पूरब की ओर, है ना, पश्चिम से पूरब का चक्कर लगाती है और इसलिए सूर्य पूर्व में उदय होता है। जैसे मैं भारत को यहाँ पर बना लूँ तो सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में उदय होता है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में, गुजरात में सबसे अंत। ठीक समझ गए ना आप? तो क्योंकि पश्चिम से पूरब की ओर जाती है पृथ्वी। उसके बाद एक और यहाँ पर क्वेश्चन है, देखो, पृथ्वी पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त, सबसे अधिक ऊष्मा कहाँ पर मिलती है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में मिलती है। ये है इक्वेटर 0, ये ऊपर वाली है कर्क रेखा, नीचे वाली है आपकी मकर रेखा। इन दोनों का जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं उष्ण। उष्ण का मतलब गर्मी, भयंकर। तो यहाँ पर सूर्य की किरणें कैसी होती हैं? वर्ष में एक बार ठीक सिर के ऊपर होती हैं। दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2024 जनवरी में क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ तक वीडियो देख लिया, अभी भी आप लोग नहीं समझ पाए तो आपकी बहुत बड़ी गलती है। आप लोग रिवीजन करना चाहो तो इन नोट्स को अवश्य रूप से ले लो, खरीद लो। परीक्षा के वक्त आराम देगा आपको पढ़ने में, है ना। फटाक से मैसेज करो, नोट्स ले लो कंप्लीट, 60 नंबर की तैयारी करें आप लोग, इधर उधर का मत पढ़ना। इसके अलावा निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में चमकता है। कितनी बार मैंने आपको बताया है ना, ये मैं आपको बता चुका हूँ। एक बार ठीक सिर के ऊपर होता है तो कर्क और मकर के बीच में होता है। ठीक, उसके बाद उष्ण कटिबंध क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा क्यों प्राप्त करता है? क्योंकि सूर्य का कम से कम वर्ष में एक बार ठीक सिर के ऊपर होना इसका एक कारण है। कितनी बार क्वेश्चन आया है, एक नंबर डाल लो, एक टाइप का क्वेश्चन, ये डाल लो दूसरे टाइप का क्वेश्चन, ये डाल लो तीसरे टाइप का क्वेश्चन, सभी अलग अलग हैं, है ना, और सभी वर्षों में पूछे गए हैं। यह 24 में आया है ना, यह 12 में आया है और ये वाला आपके 2022 में आया है ऑनलाइन एग्ज़ाम में। ठीक, तो इतना मैंने आपको बता दिया। अब फिर मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ ताकि चीज़ें आपकी दिमाग में बैठी रहें। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा का मान 23.5 डिग्री, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा का मान भी 23.5 डिग्री, विषुवत वृत्त के उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त 66.5 का, विषुवत वृत्त के दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त 66.5 का, उत्तर ध्रुव का मान 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण ध्रुव का मान भी 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, ये चित्र भी मैंने बनाया था जो आपको बताने के लिए। तो बीच वाली रेखा विषुवत रेखा 0 इक्वेटर, इसके ठीक ऊपर वाली रेखा को कर्क रेखा बोलते हैं 23.5, और उसी प्रकार दक्षिण में जो रेखा उसको मकर बोलते हैं। यहाँ पर ध्रुव हो जाएगा, यहाँ पर ध्रुव हो जाएगा, यहाँ पर ध्रुवव्रत हो जाएगा। ठीक है ना। और फिर मैं आपको बता दूं, ये कर्क रेखा और ये 2 मकर रेखा है, ये वाला क्षेत्र जिसको मैंने ऐसे ऐसे कर दिया पूरा, इसको उष्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध बोलते हैं। गर्मी बहुत होती है। अब फिर मैं आपको समझा देता हूँ। कर्क रेखा और ये उत्तर ध्रुव वृत्त, यहाँ पर शीतोष्ण होता है। क्या होता है? शीतोष्ण, ना दोनों बराबर, गर्मी सर्दी दोनों बराबर। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी बराबर हो जाएगा। ठीक, और ऊपर यहाँ ये वाले क्षेत्र में भयंकर सर्दी हो जाएगी, भयंकर सर्दी हो जाएगी। ठीक, उसके बाद विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को दर्शाती है, क्योंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 है। इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 डिग्री, मतलब कि 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है, जबकि 90 अक्षांश दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। कहने का मतलब है जो यहाँ पर ये ध्रुव है, ये वाला ध्रुव है दक्षिण, इनका मान कितना है? 90 है। क्योंकि जो ये बीच वाली रेखा है, क्योंकि कोई भी वृत्त या गोला जो होता है वो 360 अंश का होता है, आपको मालूम होगा ना, 360 अंश का होता है। इसको हमने आधा कर दिया तो ऊपर कितना रह गया? ऊपर आपका रह गया 180। नीचे कितना रह गया? नीचे भी 180 रह गया। कोई 23.5 का है, कोई 66 का है, उसको घटा के 90 बच गया।
ठीक है ना। तो यानी कि चौथाई है, ये वाला भी क्वेश्चन परीक्षा में बना हुआ है यहाँ से भी। उसके बाद देशांतर की मैं बात कर लेता हूँ, देशांतर रेखाओं की। तो देशांतर देशांतर कैसी होती हैं? देशांतर इस प्रकार की रेखाओं को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं बोलते हैं। ठीक, जो जो कि खड़ी हुई होती हैं। किसी भी स्थान की सही स्थिति जानने के लिए देशांतर की आवश्यकता होती है। उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर यामोत्तर कहते हैं। उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, समझो, जैसे देखो, आप समझ लिया करो उत्तर ध्रुव कहाँ है, मैं चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूँ। उत्तर ध्रुव यहाँ है, दक्षिण ध्रुव कहाँ है? यहाँ है, मिला दो। लो, मैंने मिला दिया। तो ये क्या हो गई? तो ये आपकी हो गई देशांतर रेखाएं। क्या हो गई? देशांतर रेखाएं हो गई। ये अर्धवृत्त हैं, अर्धवृत्त ऐसी होती हैं। दरअसल मैप आप देखना इस प्रकार से, ऐसे ऐसे, मतलब कि इस प्रकार से होती हैं, सीधी नहीं होती हैं, बल्कि इस प्रकार से होती हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से चित्र मैं यहाँ पर लगा दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। ये अर्धवृत्त हैं। इनकी बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। यहीं पर सभी देशांतरी यामोत्तर आपस में मिलती हैं। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से परीक्षा में बना हुआ है, ठीक है ना। फिर मैं आपको अच्छे ढंग से बता देता हूँ देशांतर के बारे में। इनके बीच में जो गैप होता है ना रेखाओं का, उसमें एक दूरी होती है। जो दूरी होती है ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे घटती जाएगी एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। यहीं पर सभी देशांतरी यामोत्तर आपस में मिलते हैं। कहने का मतलब है, जैसे मैंने ग्लोब बनाया, बीच की रेखा है, मतलब कि ऐसे ऐसे मिलेगी। यहाँ पर शून्य हो जाएगा, यहाँ पर भी 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 शून्य हो जाएगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ, मतलब कि इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। इस प्रकार की रेखा होती हैं। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये सब मिल गई ना, तो कितना मान रह गया? 0 रह गया ना। कितना रह गया? 0 मान इनका रह गया, ठीक। तो यहाँ पर जो मिलन बिंदु है, ये आपस में मिल जाती हैं रेखाएं, तो 0 मान इनका रह जाता है। इतना आपको मैंने बताया। यहाँ तक वीडियो देख लिया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कोई बढ़िया सा, है ना, दिल खुश करने वाला। नोट में यहाँ पर मैंने लिखा है देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है, समान होती है ना। देशांतर को यामोत्तर भी कहा जाता है। इनकी संख्या 360 है। कितनी? 360 है रेखाएं। उसके बाद 180 अंश पूर्व और 180 अंश पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर हैं। दोनों एक ही रेखा पर हैं, ठीक है ना। देशांतरीय यामोत्तर की लंबाई समान होती है। प्रमुख यामोत्तर का मान 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है ना। ये चित्र है, ये चित्र मैं बात कर रहा था इस चित्र की। तो मिलन बिंदु ये है, मिलन बिंदु ये है 0, 0 दिखना ना। सारे पॉइंट यहाँ पर मिल गए, जितनी भी रेखाएं हैं। और प्रमुख जो रहती है बीच वाली रेखा, ये नहीं, ये जो बीच वाली रहती है ना, सभी को टच करती है, यह है प्रमुख यामोत्तर। इसको बोलते हैं प्रमुख यामोत्तर। इसका मान 0 होता है। कितना? 0 इसका मान होता है, ठीक। क्लियर हो चुका है, सारी चीज क्लियर हो चुकी है। अब मैं नीचे बढ़ जाता हूँ, जितना अभी मैंने पढ़ाया उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कराता हूँ। देशांतर यामोत्तरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी देशांतरीय यामोत्तर की लंबाई सेम होती है, सेम टू सेम होती है, सही। प्रमुख यामोत्तर का मान 0 देशांतर होता है, अभी मैं आपको बताया। भूमध्य रेखा 60 डिग्री, भूमध्य रेखा की बात कर दी, भूमध्य रेखा का मान होता है 0, ठीक है ना। तो ये आपका सी तो गलत है ही है। ए और बी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी, ठीक। उसके बाद देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन है पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति। इनके कारण समय को मापा जाता है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय सभी स्थानों पर दोपहर होगी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह लाइन से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बने हैं विभिन्न परीक्षाओं में। तो ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, तो उस समय क्या होगा? दोपहर होगी। क्या होगी? दोपहर होगी, ठीक। क्वेश्चन देख लो, इसी से आ गया। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर सभी स्थानों पर क्या होगा? दोपहर होगी। वही तो मैंने अभी आपको बताने का प्रयास किया है, ओके। उसके बाद पृथ्वी कैसे घूमती है? पूरब, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, क्लियर। उसके बाद
जो स्थान ग्रीनिच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनिच से आगे होगा। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेना आप लोग। क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बनता है ग्रीनिच टाइम से रिलेटेड, वो भी आपका यहीं क्लियर हो जाएगा। जो स्थान ग्रीनिच के पूर्व में है, जैसे मैं बना दूं पूरब में है, ये है पूरब में है, ठीक है ना, तो पूरब का टाइम ग्रीनिच के टाइम से आगे होगा क्योंकि सूर्य यहाँ पर सबसे पहले उगता है। और जितने पश्चिम में होगा उनका टाइम पीछे होगा, पश्चिम का टाइम पीछे होगा, ठीक है ना, पूरब का टाइम आगे होगा। इतना क्लियर है। जो स्थान पश्चिम में है, पश्चिम यहाँ पर भी पा है और पा से पा यानी कि पीछे पश्चिम, पूर्व का मतलब आगे, ठीक। इतना आप लोग याद रखें, जो स्थान पूरब में होंगे उनका टाइम आगे होगा, जो स्थान पश्चिम में होंगे उनका टाइम पीछे रहेगा, घटेगा टाइम। और एक ये भी फार्मूला आप लोग याद रखें, पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे में 24 का भाग लगाओगे 360 में 15 डिग्री आएगा। 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है, अर्थात 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। ये याद रखो, क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्प मिलेगी, मैं आपको बताऊंगा। 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 4 मिनट होता है। उसके बाद भारत ग्रीनिच के 82.5 यानी कि 82 डिग्री 30 अंश पूर्व में है ना, पूर्व में है, इसलिए भारत का समय ग्रीनिच के टाइम से 5.5 घंटा आगे रहता है, 5.5 घंटा आगे टाइम रहता है। अब देखो क्वेश्चन जुलाई 2024 में आया, जो स्थान ग्रीनिच के पश्चिम में है तो उनका टाइम पीछे हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? पीछे हो जाएगा, वही मैंने लिखा है, सही है। पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है, सही बात है, तथा सूर्य पूर्व दिशा में जल्दी उगता है। पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं लगाती है, बल्कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर लगाती है। गलत कर दिया ना, इसलिए गलत है। उसके बाद एक क्वेश्चन समझ लें आप, ये सीटेट का कोई सा भी पेपर उठा लेना आप, एसएसटी का, एक क्वेश्चन ग्रीनिच का आपको अवश्य रूप से मिलेगा, ये मेरा दावा है। चाहे आप उठा के देख लो कोई सी भी किताब आपके पास हो पीवाईक्यू की, तो एक क्वेश्चन आपको इस प्रकार का मिल जाएगा। वो सब मैं आपको कराऊंगा, लेकिन आपको नहीं आता होगा कैसे क्या करना है, तो मैं सिंपल सा फंडा आपको बताऊंगा, आप सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले देखो, ग्रीनिच 15 डिग्री पूर्व का पूछा है। पूर्व अगर पूछे तो उसमें टाइम जोड़ना है, पूर्व का मतलब टाइम आगे होगा। अगर पश्चिम यहाँ पर दिया रहता तो टाइम पीछे करना पड़ता, यानी कि घटाना पड़ता। मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर ग्रीनिच में दोपहर का 12 बजा है, कोई बात नहीं, बजने दो। यहाँ पर 15 डिग्री से लेना देना रहेगा। 1 डिग्री मैंने आपको बताया था 4 मिनट का होता है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 15 डिग्री में कितना मिनट होगा? 4 का गुणा 15 में करोगे 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। और यहाँ पर पूरब का टाइम पूछा, पूरब का मतलब आगे, 1 घंटा आगे। 12 बजा है तो 1 घंटा आगे करो ना, कितना बजेगा 12 के बाद? 1 बजेगा। कितना? 1 बजे, 1 बजे 1 PM, ठीक, क्या हो जाएगा? 1 PM टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। वही मैंने यहाँ पर लिखा 1 बजे दोपहर। अब देखो क्वेश्चन, जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे होते हैं तो भारत में 7:30 बजता है, क्योंकि जो लंदन का टाइम है भारत के टाइम से 5.5 घंटा, मतलब कि भारत का टाइम आगे है 5.5 घंटा। लंदन में मान लो 1 बजा है तो भारत में 5.5 घंटा, मतलब कि 6:30 बजेगा उस दौरान। इतना टाइम आगे रहता है, 5.5 घंटा। पहला सही है। भारत ग्रीनिच के 82.5 डिग्री में है, इसलिए दोनों सही हैं, ठीक है ना। जितने भी लोगों ने सीटेट फरवरी 2026 का एग्ज़ाम दिया होगा उनके सामने ये क्वेश्चन आया होगा, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, कर्क रेखा मैंने आपको बताई है 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगी, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगी। और यहाँ पर ये दक्षिण लिखा है तो दक्षिण के साथ ही मिलान होगा, उत्तर लिखा है तो उत्तर के साथ ही मिलान होगा। तो सिंपल से क्वेश्चन ऐसे भी पेपर में आपके पूछे जाते हैं जिन्हें लोग अक्सर गलत करके आते हैं और नंबर उनका माइनस में चला जाता है। तो ये छोटी छोटी जानकारी आपको समझनी पड़ेगी। एक और क्वेश्चन आया था टाइम से रिलेटेड, मैंने टाइम भी आपको बताया है। जब ग्रीनविच में यामोत्तर पर दोपहर के 12 बजे हैं तब 90 डिग्री पूरब का टाइम क्या होगा? बताओ। मैंने क्या बताया? 1 डिग्री बराबर मैंने आपको 4 मिनट बताया। 90 डिग्री यहाँ पर दिया गया, 90 का गुणा करोगे आप लोग कितना आएगा? 9 चौके 36, 360 आएगा, 360 मिनट आएगा। आप सभी को पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 360 मिनट में कितने घंटे होते हैं? अब आप 360 को डिवाइड करोगे 60 से, है ना, तो यहाँ पर कितना आएगा? 6 घंटे निकल के आएगा।
तो यहाँ पर दोपहर का 12 बज रहा है और यहाँ पर पूरब का टाइम पूछा गया। पूरब का टाइम मतलब आगे आपको जोड़ना पड़ेगा, तो 6 घंटे ऐड कर दो 12 बजे में। तो 6 घंटे आप लोग 12 बजे दोपहर में ऐड करोगे तो शाम के 6 बजेगा, तो शाम के 6 बजेगा। ये भी क्वेश्चन फरवरी 2026 में पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपसे टाइम से भी बन सकता है, तो इसलिए ये जानकारी आपके लिए इम्पोर्टेंट थी। उसके बाद छोटी सी है जानकारी, ये भी समझ लो। कई देशों के पास एक से अधिक देशांतर हैं। देशांतर का मतलब टाइम बताने के लिए। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। रूस में 11 मानक समय हैं। कितने? 11 मानक समय हैं रूस में। कहाँ पर? रसिया में। ठीक। उसके बाद पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 टाइम जोन 24 टाइम जोन में बांटा गया है। एक टाइम जोन 15 डिग्री देशांतर को घेरता है। प्रत्येक समय क्षेत्र कितने को घेरता है? 15 डिग्री को घेरता है। उसके बाद जो ये लाइन मैंने बताई ना, ये वाली, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नीचे कराता हूँ आपको। ये देखो आपके सामने, समय क्षेत्र पर जुलाई 2019 में आया। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, इसलिए उनको एक से अधिक टाइम जोन अपनाने पड़ते हैं। अधिक टाइम जोन। ठीक। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है। सही है। प्रत्येक समय क्षेत्र है वो 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। सही। यहाँ पर तीनों कैसे हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, जो कि मैंने यहाँ पर सारा ऑलरेडी आपको बताने का प्रयास किया है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी समझ लो आप। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी पर 180 डिग्री देशांतर पर है। यह कहाँ से गुजरती है? एग्जाम में पूछा जाता है। ये प्रशांत महासागर के बीच से होकर गुजरती है और उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक जाती है। ये प्राइम मेरिडियन यानी कि ग्रीनिच इंग्लैंड की दुनिया के आधे हिस्से में है। ये केवल जलीय भाग से गुजरती है। ये बात इंपॉर्टेंट है। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, ठीक, वो केवल जल वाले क्षेत्र से गुजरती है। अब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ये प्रशांत महासागर के बीचों बीच से गुजरती है। सही। यह लगभग 180 डिग्री का देशांतर का अनुसरण करती है। सही है। अक्षांश का नहीं करती है, देशांतर, क्योंकि यहीं पर आप गलत कर दोगे अक्षांश देशांतर में। अक्षांश रेखाएं आपकी ऐसी ऐसी वाली होती हैं, जबकि देशांतर आपकी खड़ी खड़ी वाली होती हैं इस प्रकार से। तो जो ग्रीनिच, जो आपकी जो ये टाइम जोन वाली रेखा होगी ना, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ये आपकी ऐसी ऐसी होती है। ठीक है ना, जो कि जल से गुजरती। तो ऐसी वाली रेखाएं किस में आती हैं? आप कहोगे देशांतर में आती हैं। तो देशांतर का अनुसरण करेगी यहाँ पर देशांतर, ना कि अक्षांश का, इसलिए गलत है। ठीक, समझ गए आप लोग। ए बी उत्तर आपका हो जाएगा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मेल खाती है 180 देशांतर के साथ मेल खाती है। ठीक। उसके बाद पृथ्वी को एक एक घंटे वाले कितने टाइम जोन में बांटा गया है? कितने में बांटा गया है? 24 घंटे वाला टाइम को 15 में बांटा गया है। मैंने अभी आपको कराया। ये क्वेश्चन अब आपके सामने आया। अब आपको आएगा 100% मजा ही मजा। क्वेश्चन करो। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 घूम जाती है। सही बात है। अर्थात 1 घंटा में 15 डिग्री घूमती है। सही बात है। इस प्रकार ग्रीनिच में रात के 12 बजे हैं, तब ग्रीनिच में 15 डिग्री पश्चिम। अब देखो यहाँ पर पश्चिम पूछा। पश्चिम का टाइम क्या होगा भाई? पीछे होगा, यानी कि निकालो टाइम, उसमें आपको घटाना पड़ेगा। तो घटाएंगे, चलो निकालते हैं। 15 डिग्री का पूछा है। मैंने बताया था आपको 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। 15 मिनट का मतलब 15 मिनट नहीं, तो मैंने क्या बताया आपको? 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। तो 15 डिग्री में कितना मिनट हो जाएगा? तो आप कहोगे कि 60 हो जाएगा। 15 चौके 60 हो जाएगा, 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। 1 घंटा टाइम क्या होगा? पश्चिम में, यानी कि पीछे होगा। रात में 12 बजे भैया, कितना बजा? रात में 12 बजा है टाइम। 1 घंटा पीछे करो ना तो 11 बजेगा ना। कितना बजेगा? 11 बजेगा। 11 बजे को क्या बोलेंगे? 11 बजे को क्या बोलेंगे? तो इसको बोलते हैं 11 बजे को पीएम। जैसे ही 12 बजता है उसको बोलते हैं रात में एएम। ये पता होना चाहिए। अपराहन और पूर्वाहन, ये होता है अपराहन। ठीक, पूर्वाहन का मतलब एएम होता है। ये कंफ्यूज कर सकता है आपको, इसको देख लेना आप लोग। ठीक है ना। तो 11 बज जाएगा। फिर समझा देता हूँ। यहाँ पर तो इतना बकवास कर दिया गया, कोई उससे लेना देना नहीं, लेकिन वो सटीकता तक अगर आपको फार्मूला नहीं आता तब ये आपको हेल्प करता।
मैंने आपको पहले ही बता दिया 1 डिग्री में आपके 4 मिनट होते हैं। 15 डिग्री का मामला आपसे पूछा है तो 15 चौके 60 मिनट हो जाएगा। 60 मिनट टाइम पीछे यानी कि पश्चिम में करना है आपको, तो 60 मिनट 1 घंटा आप पीछे करोगे। 12 बजा है, 1 घंटा पीछे करो, रात के 11 बजेगा, वो भी 11 PM बजेगा। ठीक है ना। PM का मतलब होता है अपराह्न और AM का मतलब होता है पूर्वाह्न। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट, क्या आप जानते हैं, डू यू नाउ, अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। उसके बाद ये सारे के सारे क्वेश्चन टाइम जोन से हैं। ये भी देखो टाइम जोन से हैं, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। टाइम जोन से एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है ना। अधूरी वीडियो नहीं छोड़ूंगा, सारे क्वेश्चन सोल्व करा देता हूँ ताकि हमारे जितने भी नए मित्र हैं, नए दोस्त हैं, ठीक है ना, उनको नहीं मालूम है कैसे क्या करते हैं, तो उनकी हेल्प हो जाएगी। ठीक। नोट्स यहाँ तक वीडियो देख लिया नए लोगों ने तो वो नोट्स अवश्य रूप से ले ही लेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन खतरनाक लगते हैं, लैंग्वेज थोड़ी कठिन है, कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। भारत के केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के खुलने का टाइम 9 बजे है, सुबह का 9 बजे है पूर्वाह्न। चंडीगढ़ के पास 76:45 और कलकत्ता के पास 88:15 देशांतर क्रमशः स्थित केंद्र के कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा, ये वाला आपको बताना है। ठीक है। अगर आपको एक बात मैं बताऊं, भारत का मानक टाइम कितना है, आप कहोगे 82 डिग्री 30 अंश भारत का मानक टाइम है। यहाँ पर 76:45 की बात करी गई है, कितनी, 76 और 45 की बात की गई है। तो इन दोनों का आप लोग अंतर करो, इन दोनों का अंतर करो, फिर आप लोग इन दोनों का अंतर करो। ठीक है ना। ये आपका यहाँ पर कम दिया गया है तो ये आपके 82 में से घट जाएगा। क्या होगा, जो आपका घट जाए तो वो मतलब कि कम में मान आएगा, जो ना घटे तो उस वो वाला मान आपका बड़ा आता है। कैसे आता है आपको समझा देता हूँ, छोटी सी बात है। 82.5 यानी कि 82-30 ये आपका है मामला, मतलब कि मान का। यहाँ पर 76-45 पूछा है, 76 मान लेते हैं, 45 को हम लोग बाद में कर लेंगे। ठीक है ना। 76 और 82 से इसको घटाते हैं तो कितना बचेगा आपका, लगभग 6 बचेगा। ठीक है ना। कितना बचेगा, लगभग 6 मान सकते हो। इसको आप थोड़े समय के लिए भूल जाओ क्योंकि आपको पेपर में क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर 6 डिग्री मान लो आप लोग, कितना, 6 डिग्री। 1 डिग्री में कितना मिनट, आप कहोगे कि 4 मिनट भैया, 4 मिनट, तो 6 चौके 24, 24 मिनट का खेला हो गया ना। यहाँ पर 24 मिनट, यहाँ पर घटाया है, ये कम था तो उत्तर आपका कम वाला ही आएगा। तो 24 क्या करना है आपको, घटाना पड़ेगा 9 बजे में से 24 मिनट घटाओ, 24 25 घटा दो, है ना। तो कितना बचेगा 24, क्योंकि वहाँ पर मान थोड़ा अधिक था। ठीक है ना। तो 60 में से आप 24 घटाओ, कितना बचेगा, 10 में से 4 गया 6 और 5 में से 2 गया 3, यानी कि 36 या 37, क्योंकि एक ज़्यादा था ना, मैंने मान को हटा दिया पीछे वाला, तो इतना आ जाएगा 36 या 37। ठीक है ना। आगे पीछे एक आधा हो सकता है। और उसके बाद 88-15, ये ज़्यादा बड़ा मान है तो 88-15 में से हम लोग अब भारत का मानक टाइम 82 वाला घटाएंगे। थोड़े देर के आप लोग इन अंशों को भूल जाइएगा, हम लोग इन दोनों से वास्ता रख लेते हैं। 88 में से 82 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। और 1 डिग्री में 4 मिनट तो 6 डिग्री में 6 चौके 24 मिनट। तो यहाँ पर ये बढ़ जाएगा ना, ये क्योंकि बड़ा है, 9 बज के लगभग 24-25, क्योंकि एक यहाँ पर थोड़ा मामला ज़्यादा है तो 24 या 23 एक घट जाएगा ना, मैंने ये लास्ट वाले छोड़ दिए। ठीक। और मैं आपको यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन करा देता हूँ। जब 75 डिग्री पूर्व अक्षांश पर 10:30 बजे पूर्वाह्न का मतलब होता है AM, ठीक है ना, का समय होगा, तब ग्रीनिच का टाइम क्या होगा। यहाँ पर ग्रीनिच का टाइम आपसे पूछा गया है। तो 75 डिग्री पूर्व, 1 डिग्री बराबर कितना होता है, आप कहोगे 4 मिनट होता है। तो 75 डिग्री में इसको कन्वर्ट करो, 75 से गुणा करोगे, कितना आएगा, 4 पंचे 20 की 0 हासिल 2, 7 चौके 28, 28 2 30, यानी कि 300 मिनट आएगा। क्या आएगा, 300 मिनट। अब 1 घंटे में 60 मिनट होते, इसमें 60 का भाग लगाओ, 60 पंचे यानी कि 5 घंटा टाइम आपका यहाँ पर आ जाएगा। कितना टाइम, 5 घंटा टाइम आपका यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर कितना बजा है, क्या कितना बजा है, 10:30 बजा है, पूर्वाह्न का टाइम है। तो ग्रीनिच का टाइम क्या होगा, क्योंकि पूर्व का टाइम हमेशा कैसा होता है, आगे होता है। तो ये टाइम आपका आगे का दिया गया है, ये टाइम कैसा है, आगे का दिया गया है।
अब आपको पीछे वाला बताना है, पीछे वाला बताना है, क्योंकि आगे का टाइम ये निकला हुआ है ऑलरेडी। अब इसमें से हम लोग 5 घंटा माइनस कर देंगे, 5 घंटा माइनस करो 10:30 में से, तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, पूर्वाहन, तो 5:30 ही तो बचेगा। बस सोल्व हो गया आपका। ये वाला समझ लो तब आप लोग समझ पाओगे। 60 डिग्री का पूछा है, 1 डिग्री बराबर मैंने आपको बताया 4 मिनट, 60 का गुणा कर दो, घंटे में बनाओगे ना आप तो 60 से फिर डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 4 घंटे आपका यहाँ पर टाइम आ जाएगा, 4 घंटे टाइम आपका आ जाएगा। पश्चिम का मतलब होता है पीछा, ये आपके पीछे का टाइम दिया गया है। अब आपको आगे आगे वाला करना है ना, 10 बजा है, 10 में से आपको 4 जोड़ना पड़ेगा, 10 में 4 आप जोड़ोगे तब कितना, 14 घंटे, मतलब कि 14 बजेगा, 14 बजे को बोलते हैं 2 बजे। यहाँ पर पूर्वाहन है, ठीक है ना, पूर्वाहन है, तो अपराहन हो जाएगा ना दोपहर का 2 बजे। नहीं समझ पाए क्या, फिर समझ लो। 60 डिग्री, 1 डिग्री मेरे भाई 4 मिनट का होता है, तो 60 डिग्री में 4 का गुणा करोगे तो आपका मिनट आ जाएगा, मिनट को घंटे में कन्वर्ट करोगे फिर 60 से भाग देना पड़ेगा, अर्थात आपका 4 घंटा आ जाएगा। यहाँ पर 4 घंटा आपका टाइम आ जाएगा। यहाँ पर ये टाइम जो दिया गया ना, ये पश्चिम का टाइम है। पश्चिम का टाइम क्या होता है, पीछे होता है, यानी कि ये पीछे का टाइम दिया गया है। अब मेरे को आगे का टाइम बताना है तो इसमें ऐड करना पड़ेगा। 10 बजे में से हम लोग 4 बजे, मतलब कि 4 घंटा ऐड करेंगे तो दोपहर का 2 बज जाएगा, ये बात है। और उसी प्रकार का ये क्वेश्चन था, ठीक। और ये वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ा घटाना है और कुछ नहीं करना है, घटा करके उनको मिनट या घंटे में कन्वर्ट कर लेना है। और इस वाले चैप्टर से परीक्षा में 2-3 क्वेश्चन आपको अवश्य रूप से देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी की गति की। किसकी बात करेंगे, पृथ्वी की गति की। पृथ्वी की गतियां दरअसल 2 प्रकार की होती हैं। पहली गति होती है घूर्णन गति और दूसरी गति होती है परिक्रमण गति। सबसे पहले जानेंगे घूर्णन गति क्या है, उसके बाद जानेंगे परिक्रमण गति क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दूं घूर्णन गति। घूर्णन गति किसको बोलते हैं, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही घूर्णन गति कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही घूर्णन गति कहलाता है। और परिक्रमण किसको बोलते हैं, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को परिक्रमण गति कहते हैं। दोनों बातें यहाँ पर स्पष्ट हो चुकी हैं। पहली बात क्या स्पष्ट हुई है, जो पृथ्वी होती है जिस पर हम लोग रहते हैं वो अपने ही अक्ष पर घूमती है, तब उसको घूर्णन बोलते हैं। और जब पृथ्वी सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाती है उसको परिक्रमण गति बोलते हैं। दोनों बात क्लियर। और देखो घूर्णन गति का दूसरा नाम है दैनिक गति, क्योंकि यह दिन रात होते हैं। घूर्णन जब पृथ्वी अपने अक्ष पर करती है, अपने अक्ष पर घूमती रहती है, इसी कारण पृथ्वी पर दिन व रात होते हैं। घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन व रात होते हैं। यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन को भी आपको कराऊंगा। और परिक्रमण गति, ठीक है ना, इसे वार्षिक गति कहते हैं, क्योंकि वर्ष में एक बार कंप्लीट होती है यह गति, जिसको हम लोग 365 दिन बोलते हैं ना, 365 दिन। और इसमें 365 सही 1/4 दिन का टाइम लगता है सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में पृथ्वी को। उसके बाद, ठीक है ना, हम लोग सुविधा के लिए 365 दिन को मानते हैं, 6 घंटे इसमें नहीं जोड़ते हैं, है ना, 6 घंटे नहीं जोड़ते हैं। उसके बाद जो घूर्णन गति होती है, घूर्णन गति का टाइम क्या होता है, 24 घंटे का टाइम होता है। 24 घंटे में ही दिन व रात व्यतीत हो जाते हैं। और 365 दिन परिक्रमण गति का टाइम होता है, पृथ्वी का सूर्य के चारों चक्कर लगाने का टाइम होता है, और ये अपने अक्ष पर लगाने का टाइम 24 घंटे होता है। ऋतुओं में परिवर्तन किस गति के कारण होता है, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। परिक्रमण गति जो होती है, जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, उसी के गति के कारण पृथ्वी पर क्या होता है, ऋतुएं बदलती हैं, सर्दी आती है, गर्मी आती है, बारिश होती है, ये उत्तरदायी कारक है ना, परिक्रमण गति। ऋतुओं में परिवर्तन किस कारण होता है, परिक्रमण गति के कारण। पृथ्वी का पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुका होना भी ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है, ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है, ठीक है ना। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। मैं एक बार और क्लियर कर दूंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर घूर्णन गति को एक बार और समझ लेते हैं। अगर पृथ्वी घूर्णन या घूमे ना, तो सूर्य के एक तरफ आने वाले भाग में हमेशा दिन होगा और दूसरे भाग में लगातार गर्मी बढ़ेगी, दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा व ठंड पड़ेगी, जीवन संभव नहीं हो पाएगा। इस बार इसी वाले स्टेटमेंट से क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला था, अगर पृथ्वी घूर्णन ना करे तो क्या होगा, जीवन संभव ही नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। दोनों गतियां मैंने समझा दी, दोनों गतियों का सारांश निकलता है, घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं, परिक्रमण गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन आता है। आशा करता हूं दोनों गति आप लोग समझ गए होंगे।
है ना। दोनों गति आप लोग समझ गए होंगे, ना समझ पाए हो तो एक बार इन नोट्स को लेकर के आप लोग समझ लेना। नोट्स के लिए आपको दिए गए नंबर पे कॉल करनी पड़ेगी, इस नंबर पे आप लोग कॉल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, आपको ये वाला नोट्स मिल जाएगा। और नोट्स में आपको मिलेगा क्या क्या ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। नोट्स में आपकी कंप्लीट 60 नंबर की तैयारी हो जाएगी एसएसटी की। नोट्स में आपको हिस्ट्री कंप्लीट मिलेगा, कंप्लीट ज्योग्राफी मिलेगा, कंप्लीट पॉलिटी आपको मिलेगा, एसएसटी पेडागोजी आपको मिलेगा। और नोट्स में अब तक पूछे गए 2011 से अब तक के सभी वर्षों के क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं, जिस प्रकार मैं अभी आपको कराऊंगा क्वेश्चन। इतना मैंने आपको पढ़ा दिया, अब इससे जुड़े हुए क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सीटेट फरवरी 2016 में आया है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है। मैंने अभी आपको स्पष्ट किया था, पृथ्वी पर दिन या रात की बात करूं तो ये घूर्णन गति के कारण होता है। किस गति के कारण? पृथ्वी पर दिन किस गति के कारण होता है? घूर्णन गति के कारण। अब आप कहोगे कि घूर्णन गति क्या होता है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय ही दिन कहलाता है, यानी कि 24 घंटे का दिन होता है। दिन व रात कितने घंटे की होती है? 24 घंटे का। घूर्णन गति को कितना टाइम लगता है? 24 घंटे का टाइम लगता है, ठीक है ना। तो पहला वाला यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद पृथ्वी पर दिन का मतलब घूर्णन गति से है। घूर्णन गति का मतलब पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, ठीक। उसके बाद एक और शब्द है विषुव। विषुव को भी समझ लो। जब पृथ्वी पर दिन व रात, दिन और रातें क्या होती हैं? दिन व रातें बराबर होती हैं। दिन भी मान लो दिन भी 12 घंटे का है, रात भी 12 घंटे की है, तो ऐसी स्थिति को विषुव के नाम से जानते हैं। दिन व रात का टाइम बराबर होता है तो उसको विषुव बोलते हैं। अब देखो सीटेट जुलाई 2013 में यह क्वेश्चन आया है, पृथ्वी दिन कहलाता है। दिन कहलाता है। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय ही पृथ्वी पर दिन कहलाता है। सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने ऊपर आपको कराया था, 2016 में आया था, है ना। आपके सामने है। केवल अंतर क्या है? अंतर है आपकी ऑप्शन में बदलाव, ऑप्शन में बदलाव, बाकी सब सेम टू सेम है, ठीक है ना। और जैसे यहाँ पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों परिक्रमा में लिया गया समय क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं परिक्रमण गति। क्या बोलते हैं? परिक्रमण गति के नाम से जानते हैं। यहाँ पर दिन की बात करेगी, पृथ्वी पर दिन, यानी कि घूर्णन गति से संबंधित क्वेश्चन है, तो उत्तर आपका यहाँ पर सी वाला आंसर हो जाएगा। उसके बाद तो मैंने क्या क्या क्लियर कर दिया? मैंने आपको घूर्णन गति और परिक्रमण गति क्लियर कर दी। अब मैं उत्तर अयनांत की बात कर लेता हूँ। अयनांत कब पड़ता है? 21 जून को उत्तर अयनांत होता है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है ना। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून की स्थिति को उत्तरी अयनांत के नाम से जानते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुव के पास कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। सिंपल सी बात, ठीक है ना। फिर नीचे उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है। उत्तर ध्रुव जो होता है वो सूर्य की तरफ झुका होता है। उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने लगातार दिन रहता है, ठीक है ना। और उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग पर सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए इस भाग को गर्मी का मौसम बोलते हैं, ठीक। उसके बाद 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन व छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत के नाम से जानते हैं। मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने इन बातों को नहीं समझ पाया होगा, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। उत्तर अयनांत देखो, उत्तर अयनांत की बात अगर करी जाए कभी भी तो आप लोग समझ लेना कि सूर्य उत्तर की ओर होगा, है ना, उत्तर की ओर झुका होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऊष्मा उत्तर में पड़ेगी, उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगी। जैसे ये पृथ्वी है, आधा भाग मैंने कर दिया, तो ये वाले भाग में गर्मी होगी, है ना, यहाँ पर क्या होगी? गर्मी हो जाएगी, ठीक है ना। 21 जून की स्थिति में, क्योंकि दोस्तों ध्रुव के पास कम ऊष्मा प्राप्त होगी और क्योंकि सूर्य की किरणें वहाँ पर झुकी होंगी ध्रुव के पास, कर्क रेखा पर सीधी किरणें पड़ेंगी 21 जून को, है ना। कर्क रेखा को मैंने आपको बताया था, ये आपकी विषुव रेखा 0, इसके ऊपर वाली जो 23.5 डिग्री की जो रेखा होती है जिसको कर्क बोलते हैं, यहाँ पर किरणें सीधी पड़ेंगी, तो इस क्षेत्र में क्या होगी? इस क्षेत्र में होगी गर्मी, यहाँ पर होगी कम गर्मी, ठीक, यहाँ पर होगी कम गर्मी। उसके बाद उत्तर ध्रुव क्या है? ये वाला उत्तर ध्रुव है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है, ये वाला सूर्य की तरफ झुका होता है, ये है सूर्य, इसकी तरफ झुका होता है ना। और उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले जितने भी भाग हैं उन पर 6 महीने लगातार दिन होता है। जहाँ पर यहाँ पर मान लो सूर्य की किरणें आपकी ध्रुव पर पड़ रही हैं तो यहाँ पर 6 महीने लगातार दिन ही रहता है,
ठीक है ना, बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर प्रकाश फैलता है। उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग पर क्या होती है, गर्मी होती है, रोशनी होती है। ठीक, तो 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन व छोटी रात, क्योंकि भयंकर यहाँ पर गर्मी होगी, पूरा दिन सूर्य चमकेगा, तो लंबा दिन होगा ना, तो रात कैसी हो जाएगी, रात आपकी छोटी हो जाएगी। क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा, इसलिए आपको इन नोट्स को ले लेना है, रिवीजन के वक्त आपके काम में आ जाएं। ठीक है ना, अभी मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। उसके बाद ठीक विपरीत मैं बात कर लेता हूँ दक्षिण अयनांत की। जैसे अभी मैंने उत्तरी गोलार्ध की बात करी थी, अब मैं इस वाले क्षेत्र की बात करूंगा दक्षिणी गोलार्ध की। वहां पर 22 दिसंबर को ऐसी स्थिति बनती है, 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव सूर्य की ओर झुका होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। 21 जून को ना, 21 जून को क्या था, कर्क रेखा पर पड़ती थी। अब 22 दिसंबर की बात आ गई, अब मकर रेखा पर पड़ने लगी। वही स्थिति अब दक्षिण अयनांत में हो जाएगी, कब, 22 दिसंबर को रहेगी। सेम टू सेम वही रहेगा। ठीक, सेम टू सेम वही रहेगा। इस कारण दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होगा, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन होंगे, रात छोटी होगी, ग्रीष्म ऋतु वाली होगी। इस अवस्था को दक्षिण अयनांत बोलते हैं। अंतर दोनों में क्या है, दोनों सेम टू सेम है, अंतर सिर्फ गोलार्ध का है और टाइम का है। यहाँ पर 22 दिसंबर है दक्षिण अयनांत और वहाँ पर 21 जून है उत्तर अयनांत। क्वेश्चन के माध्यम से मैं स्पष्ट कर दूंगा। ठीक, इतना स्पष्ट। विषुव की बात कर लो, जब पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं, ऐसी स्थिति 21 मार्च और 23 सितंबर को होती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है ना। 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव क्या होता है, विषुव होता है। विषुव का मतलब दिन व रात बराबर होते हैं, ऐसी अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार क्वेश्चन आया हुआ है। अब देख लो क्वेश्चन, अब आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है 22 दिसंबर, तो 22 दिसंबर को क्या होता है, आप कहोगे कि सर दक्षिणी अयनांत होता है। क्या होता है, अयनांत, क्या होता है, अयनांत, दक्षिण अयनांत होता है। अब दक्षिण अयनांत की जब बात करी जाए तो दक्षिण में भयंकर गर्मी होगी, जब उत्तरी अयनांत की बात करी जाए तो उत्तर में भयंकर गर्मी होगी। ठीक, दिन कैसा होगा, जहां गर्मी अधिक होगी दिन बड़ा होगा, रात छोटी होगी, सिंपल सी बात। कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी, नहीं, कर्क रेखा पर तो किरणें कब सीधी पड़ती हैं, ये 21 जून की स्थिति में पड़ती हैं। कब, 21 जून को पड़ेंगी, जब क्या होगा, उत्तरी अयनांत होगा। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर, यह भी गलत हो जाएगा, कर्क रेखा पर नहीं पड़ेंगे। दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होगी, सही बात है। दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी, बिल्कुल सही बात है। सी और डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध की बात की गई है। किसकी बात की गई, दक्षिणी गोलार्ध की बात कही गई है। 22 दिसंबर अर्थात दक्षिण अयनांत की बात कही गई है। मैंने स्पष्ट किया है नोट्स के माध्यम से, इसलिए हेल्पफुल है। देखो, मैंने अभी नोट्स में भी बताया था, फिर मैं दोबारा बता देता हूँ। मकर रेखा पर सीधी किरणें पड़ेंगी 22 दिसंबर, यानी कि दक्षिणी अयनांत पर। दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी। दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन होंगे व छोटी रात होगी, क्योंकि दिन लंबा होगा, नहीं गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो दिन लंबा होगा ही, रात छोटी होगी। और 21 जून भी मैंने आपको बताया था, उत्तर अयनांत, कर्क रेखा पर किरणें पड़ती हैं। उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी। उत्तरी गोलार्ध में लंबे दिन होंगे व छोटी रात होगी, और सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ कर्क और मकर रेखाओं पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। फिर मैंने आपको विषुव के बारे में बताया, पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को ऐसी स्थिति बनती है। अब देख लो, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में आया है इस प्रकार का, दक्षिणी गोलार्ध के बारे में कौन सा, दक्षिणी गोलार्ध मैंने अभी आपको बताया, ऐसी स्थिति कब बनती है, 22 दिसंबर। कब, 22 दिसंबर को ऐसी स्थिति बनती है दक्षिणी गोलार्ध में, अयनांत वाली। दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। 21 जून को तो सबसे लंबा दिन मेरे भाई उत्तरी गोलार्ध में होता है। कब, उत्तरी गोलार्ध में होता है, ना कि दक्षिणी गोलार्ध में होता है। ये उत्तरी गोलार्ध की बात की गई पहले ऑप्शन में, इसलिए ये तो गलत, ये तो आपका गलत हो ही गया। ठीक, उसके बाद दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है। ये बात सही है, क्योंकि 21 जून को उत्तर में सबसे बड़ा दिन होता है, तो उसके विपरीत 21 जून को सबसे छोटा होगा। ये बात सही है। 21 मार्च व 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन व रात की अवधि समान होती है। ये भी सही है। ठीक, ये भी सही है। बी और सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर ना समझ में आ रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, या आप लोग इन नोट्स को ले लेना, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर पर आपकी पूरी हेल्प कर दी जाएगी। ठीक, नीचे दिए गए कथनों ए तथा बी को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। 21 जून की बात करी
तो 21 जून आप लोग समझ गए उत्तर अयनांत से होता है। मकर रेखा पर नहीं पड़ती हैं, किस पर पड़ती हैं? कर्क रेखा पर पड़ती हैं। किस पर पड़ती हैं? यहाँ पर कर्क होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कर्क रेखा होना चाहिए। इसलिए आपका पहला वाला यहाँ पर गलत हो गया। दक्षिण अयनांत 22 जनवरी को नहीं होता है बल्कि 22 दिसंबर को होता है। ये भी गलत, यानी कि दोनों ही गलत हैं आपके, दोनों ही गलत हैं। जब ये क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ ये तभी आप कर पाओगे जब आपकी ये वाली ये थ्योरी कंप्लीट होगी, या जो मैंने आपको ये सब पॉइंट टू पॉइंट लाइनें बताई ये कंप्लीट होगी। उन्हीं लाइनों से ही क्वेश्चन बनते हैं, तभी आप लोग इन क्वेश्चन को कर पाओगे, है ना। उसके बाद मैं एक और क्वेश्चन की बात करूँगा। अगर आप दक्षिण गोलार्ध में रहें तो 21 जून में क्या होगा बताओ। 21 जून को वैसे तो क्या होता है, जो आपका उत्तरी गोलार्ध होता है, ये वाला गोलार्ध होता है, यहाँ पर सबसे बड़ा दिन होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है। और इसके विपरीत दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा? रात हो जाएगी आपकी। क्या हो जाएगी? लंबी रात हो जाएगी, छोटा दिन हो जाएगा। लंबी रात हो जाएगी, छोटा दिन हो जाएगा। ठीक, लंबी रात और छोटा दिन, सबसे छोटा दिन, लंबी रात। थर्ड वाला यहाँ पर राइट आंसर आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपने दोनों स्थितियों को समझ लिया ना। अगर 21 जून की बात करी जाए तो ये बात की जाती है उत्तरी गोलार्ध की, तो उत्तरी गोलार्ध में भयंकर गर्मी होगी इस वाले क्षेत्र में। तो ऐसे क्षेत्र में यहाँ पर दिन बड़ा होगा और यहाँ पर दिन छोटा होगा। यहाँ पर रात छोटी होगी तो यहाँ पर रात लंबी होगी। ठीक, समझ गए आप लोग। इतना यहाँ पर इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में एक चीज़ कमेंट करके मेरे को बता देना कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो। आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो। ठीक, अब मैं बात कर लेता हूँ 23 सितंबर और 21 मार्च को क्या होता है? विषुव होता है। क्या होता है? विषुव होता है। विषुव का मतलब दिन व रात बराबर होते हैं। तो ऐसी स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में शरद होती है, दक्षिणी गोलार्ध में बसंत होता है। और 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत होती है, दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। ठीक विपरीत स्थितियां बनती हैं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होगी जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी होगी 21 मार्च को होगी। ठीक, इसको आप लोग समझ लो। 23 सितंबर की स्थिति है, यहाँ पर 21 मार्च की स्थिति है। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत होगी और दक्षिणी गोलार्ध में शरद होगी। 23 सितंबर को शरद होगी उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में बसंत होगी। ठीक, अब बात कर लेते हैं पृथ्वी के अक्ष की। अक्ष, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 का कोण बनाती है। पेपर में क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है, अभी मैं आपको कराऊंगा। कितना बनता है? 66.5 डिग्री का कोण बनाती है कक्षीय सतह से। कहाँ से? कक्षीय सतह से, काल्पनिक है। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण कितना है? 23.5 डिग्री है। दो चीज़ें क्लियर, कक्षीय सतह वाला 66.5, अक्ष का झुकाव कोण 23.5। उसके बाद प्रदीप्ति वृत्त। प्रदीप्ति वृत्त क्या होता है? ग्लोब जो होता है वो पृथ्वी को दो भाग में डिवाइड करता है, दिन व रात। एक तरफ है डे, एक तरफ है नाइट। क्या है? एक तरफ है डे, एक तरफ है नाइट, यानी दिन है यहाँ पर, और एक तरफ है रात। इसको क्या बोलते हैं? इसी को ही बोलते हैं प्रदीप्ति वृत्त। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। प्रदीप्ति वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो प्रदीप्ति वृत्त होता है ये अक्ष के साथ नहीं मिलता है। अक्ष के साथ प्रदीप्ति वृत्त नहीं मिलता है। ठीक, उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन, पृथ्वी की गतियों के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार करें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। जुलाई 2024 के पेपर में आया क्वेश्चन। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। बिल्कुल करेक्ट। पृथ्वी का अक्ष काल्पनिक रेखा है जो अपनी कक्षीय सतह से 33.5 नहीं मेरे भाई, कितना? 66.5 है। 66.5 अभी मैंने आपको बताया कक्षीय सतह से, इसलिए केवल ए यहाँ पर सही हो जाएगा। केवल ए सही होगा, बी यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि जस्ट अभी मैंने आपको बताया। ठीक, कक्षीय सतह से कितना है? 66.5 है, वही लाइन से है क्वेश्चन। उसके बाद है यहाँ पर क्वेश्चन ग्लोब के प्रदीप्ति वृत्त के संबंध में। प्रदीप्ति वृत्त दिन रात को विभाजित करता है, यह ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है। सही। यह वृत्त अक्ष के साथ मिलता है। मिलता तो कभी भी नहीं है, कभी नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। अभी मैंने आपको बताया था नहीं मिलता है। यहाँ पर क्या लिखा है? प्रदीप्ति वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है। और यहाँ पर कथन में क्या बोल दिया गया? मिलता है, इसलिए गलत है। यहाँ पर भी केवल ए सही हो जाएगा। ए सही है, बी गलत है। समझ गए ना आप? छोटी छोटी गलतियाँ भी आपके 1-2 नंबर उड़ा सकती हैं, इसलिए इन गलतियों से आपको बचना चाहिए। ठीक, उसके बाद फिर एक क्वेश्चन देख लो, प्रदीप्ति वृत्त से पेपर में आया है।
प्रदीप्त वृत्त जो ग्लोब को दो भाग में डिवाइड करता है, नहीं, दिन को रात से डिवाइड करता है। दूसरा यहाँ पर केवल बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सामने, विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। विषुव ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विषुव के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? विषुव के बारे में मैंने आपको बताया पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होंगे? बराबर होंगे। दिन व रात कैसे होंगे? बराबर होंगे। दिन रात बराबर तभी हो सकते हैं जब सूर्य की किरणें सीधी इक्वेटर पर पड़ें, यानी कि विषुवत रेखा पर पड़ें या भूमध्य रेखा इसको बोल सकते हैं। सूर्य की किरणें कहाँ पर पड़ें? जीरो वाले इस पर पड़ें, तो तभी तो दोनों क्षेत्रों में बराबर होगा ना, दिन व रात। तो विषुवत रेखा यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। विषुवत रेखा आपका राइट जवाब हो जाएगा। विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो यहाँ पर जब सीधी किरणें पड़ेंगी तब ही पृथ्वी पर दिन व रात दोनों बराबर होंगे। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें कब पड़ती हैं? उत्तरी गोलार्ध में पड़ती हैं, 21 जून को पड़ती हैं। ठीक, मकर रेखा पर दक्षिण अयनांत में पड़ती हैं, 22 दिसंबर को पड़ती हैं। उत्तर आपका विषुवत है, विषुव के दिन की बात की गई है। उसके बाद नेक्स्ट, अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव या आनति कोण कितना है? 23.5 है पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण। सीटेट 15 में आया था ये क्वेश्चन। उसके बाद पृथ्वी दिन कहलाता है अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय। ठीक, उसके बाद और देख लो क्वेश्चन यहाँ पर है आपके सामने। क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन से कथन पृथ्वी की स्थिति के बारे में सही है? पृथ्वी की स्थिति सही बताते हैं, कौन सा? पृथ्वी का अक्ष वास्तविक नहीं है, ये काल्पनिक है। वास्तविक नहीं है बल्कि काल्पनिक है। कैसा है? काल्पनिक है। वास्तविक है, इसलिए यहाँ पर ए गलत आपका हो गया। पृथ्वी का अक्ष वास्तविक नहीं काल्पनिक है, ये भी गलत हो गया। नीचे, पृथ्वी का अक्ष काल्पनिक है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 का बनाता है कोण। अभी मैंने आपको थ्योरी में बताया था, जो कि करेक्ट दिया गया है। उसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, फिर वीडियो को यहाँ पर ही बंद कर देते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है? विषुव होता है। क्या होता है मेरे भाई? विषुव होता है, यानी कि दिन व रात बराबर होते हैं। दिन व रात बराबर होते हैं, किरणें आपकी विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। क्या होगा उत्तर? सूर्य की किरणें मकर पर पड़ती हैं? नहीं, सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में कोई ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। ये वाला सही है, बी झुका नहीं होता, इसलिए विषुव होता है। ठीक, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। जितने भी लोग न्यू यानी कि पहली बार वीडियो देखा हो, तो इन नोट्स को ले लेना, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट चैप्टर करा दिया है। नोट्स में आपको कंप्लीट मटेरियल मिल जाएगा, 60 नंबर की पूरी तैयारी हो जाएगी। दिए गए नंबर पे आप लोग कॉल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक, और कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, कमेंट सेक्शन में आराम से बेधड़क पूछिएगा, आपको रिप्लाई मिलेगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।